इसके बारे में पढ़ा है कि हमारे पास जो नंबर्स होते हैं उनकी क्या डेटा टाइप्स होती है, डेसिमल्स की क्या डेटा टाइप्स होती है, ठीक है जी। फिर हम इनके ऊपर ऑपरेटर्स, कोई भी ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे प्लस कर लिया, माइनस कर लिया, कंपेयर कर लिए, लॉजिकल ऑपरेटर्स लगा दिए, ठीक है। तो अब जैसे मैं एक छोटा सा ही प्रोग्राम बना रही हूँ कि जो मुझे यूजर ने इनपुट दिए हैं नंबर, मैं उन दोनों का सम करा के, सम ऑपरेशंस लगा के बेसिकली उनको क्या कर रही हूँ, प्रिंट कर रही हूँ। तो बेसिकली अभी तक हम सारा कुछ अपने अकॉर्डिंगली ही कर रहे हैं। कोड में कोई वैल्यूज दे दी है, उन वैल्यूज के ऊपर कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करा, उनको प्रिंट करा लिया। बट रियल लाइफ एप्लीकेशंस के केस में क्या होता है, हमें सारी वैल्यूज कोड में नहीं देनी होती, ठीक है। अब जैसे एटीएम यूज करते हैं, उधर जो हमारी एटीएम की पिन है हमसे पूछी जाती है, ठीक है। जब हम लॉग इन करने का ट्राई करते हैं तो वो लॉग इन करने के लिए यूजर नेम पासवर्ड यूजर से पूछा जाता है, ठीक है। तो हमें भी यूजर से वैल्यू गेट करनी आनी चाहिए कि अगर यूजर से वैल्यू को गेट करके देन उसको आगे कोड में यूज करना है, वो चीज कैसे करी जाती है। अभी हम क्या कर रहे थे, जो भी हमारे वेरिएबल्स थे, जितनी भी हमारी वैल्यूज थी, उन सभी वैल्यूज को हम अपनी तरफ से ही डिसाइड कर रहे थे, कोड के अंदर अपनी तरफ से ही लिख रहे थे, ठीक है। बट रियल लाइफ एप्लीकेशन के केस में क्या होता है, हमें बहुत सारी वैल्यूज जो होती हैं वो यूजर से गेट करनी पड़ती हैं। यूजर कौन है, जो भी हमारे कोड के आगे जो भी एप्लीकेशन है उसको यूज करेगा, जो भी हमारे कोड को यूज कर रहा होगा। तो बहुत बार क्या, मेजोरिटी ऑफ द टाइम्स ऐसा होता है कि हमें यूजर से कुछ वैल्यूज को लेके देन उन वैल्यू के ऊपर कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करनी है, ठीक है जी। तो आज हम सीखने वाले हैं हाउ टू गेट अ यूजर इनपुट। अगर हमें यूजर से इनपुट लेके उसको कोड में आगे यूज करना है तो वो चीज कैसे करी जाती है, ठीक है जी। तो देखो हमारे पास ना पाइथन के अंदर एक इनपुट नाम का फंक्शन होता है, जैसे हमने प्रिंट फंक्शन करा है ना, सिमिलर नाम का भी एक फंक्शन होता है विच इज यूज्ड टू गेट यूजर इनपुट, ठीक है। अब देखो इसको यूज करके देखते हैं। एक्चुअल में मैंने ना स्टार्टिंग में प्रिंट कराया, कोड एग्जीक्यूशन स्टार्ट है, ऐसे लिखी है ये रैंडम चीज। अब मैं क्या करना चाहती हूँ, मैंने यूजर से उसका नाम पूछना है, ठीक है जी। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इनपुट नाम का फंक्शन लगाएंगे। देखो क्या हो जाएगा, पहली लाइन एग्जीक्यूट हुई, कोड एग्जीक्यूशन स्टार्टेड, देन दूसरी लाइन एग्जीक्यूट होगी, इनपुट फंक्शन चलाया, तो देखो वो हमें एक बॉक्स दे रहा है, जिस बॉक्स के अंदर हम क्या कर सकते हैं, अपनी कुछ भी वैल्यू इनपुट कर सकते हैं, ठीक है जी। तो यूजर से ये वैल्यू को लेने के लिए, वैल्यू को गेट करने के लिए वी हैव अ इनपुट फंक्शन, ठीक है जी। पर ये इनपुट फंक्शन को ये यूज करने का कोई भी सही तरीका नहीं है। आप एटीएम मशीन यूज करते हो ना, उधर आपके पास एक ऐसा सा बॉक्स आ जाए, आपको समझ आएगा कि किस पर्पस के लिए है, मुझे क्या पे क्या डालना है, क्या लिखना है, नहीं समझ आएगा ना। तो व्हेनेवर हम एक इनपुट फंक्शन को यूज करते हैं, पहले बताया जाता है एंटर यूजर नेम, एंटर पासवर्ड, एंटर एटीएम पिन, राइट, ये चीजें बताई जाती है ना। तो हमें भी वो बताना होता है। बताया कैसे जाता है, यहाँ पे इनपुट फंक्शन के अंदर हमें वो मैसेज देना होता है दैट वी वांट टू डिस्प्ले, सो दैट यूजर अंडरस्टैंड्स व्हाट ही और शी हैव टू एंटर, ठीक है जी। जैसे मुझे यहाँ पे यूजर का नेम मांगना है, यूजर के नेम को मैं इनपुट कराने के लिए बोल रही हूँ, तो मैं इस इनपुट फंक्शन के अंदर लिखूंगी एंटर यूजर नेम, ठीक है जी। अब इसको अगर एग्जीक्यूट कराते हैं, ये भी प्रॉब्लम बताती हूँ क्या हुई है। अब अगर हम इसको एग्जीक्यूट कराते हैं, देखो अब बॉक्स के आगे आ रहा है एंटर यूजर नेम। अब ये क्लियर हो रहा है कि हमें एंटर क्या करना है, ठीक है जी। तो इनपुट फंक्शन क्या कर देता है, एक बॉक्स बना देता है जिससे हम यूजर से इनपुट गेट कर सकते हैं। एंड इसके अंदर यहाँ पे ये जो स्ट्रिंग लिखी जाती है, दैट इज द मैसेज दैट वी बेसिकली वांट टू डिस्प्ले
with the help of this message we make it clear for the user कि उसको इस बॉक्स में क्या डालना है, क्या इनपुट देनी है। समझ आया जी? ठीक है जी। और जब भी आप यूजर से कोई भी वैल्यू इनपुट कराते हो, आपका मैसेज क्लियर होना चाहिए। आप जहाँ पे इनपुट के अंदर जो लिख रहे हो वो इतना क्लियर होना चाहिए कि यूजर को सही तरीके से समझ आ रहा है कि उसने क्या वैल्यू एंटर करनी है। जैसे एटीएम जा रहे हैं, उधर लिखा जाए एंटर नंबर, अब हमें क्या पता है कौन सा हमारा अकाउंट नंबर पूछ रहा है, हमारा कॉन्टेक्ट नंबर पूछ रहा है क्या। अगर सही से लिखा होगा एंटर पिन टू योर एटीएम, तो ऑब्वियसली हमें समझ आएगा कि क्या क्या वैल्यू डालनी है ना। तो आपने हमेशा ऐसा करना है कि जो आप इनपुट के अंदर मैसेज दे रहे हो इट मस्ट बी क्लियर, सो दैट द पर्पस ऑफ दिस बॉक्स मस्ट बी क्लियर टू द यूजर। समझ आया जी? ठीक है जी। अब ये तो सिंपल तरीका। अब देखो यहाँ पे ना मैं आपको एक और चीज यहाँ पे लास्ट में प्रिंट करके दिखाती हूँ, कोड एग्जीक्यूशन एंड। ये देखो जी होता क्या है। सबसे पहले मैंने इसको एग्जीक्यूट कराया हुआ है सेल को, मैंने दोबारा एग्जीक्यूट नहीं करा सकती। क्यों नहीं अभी के लिए करा सकती? जब तक ये इनपुट को वैल्यू नहीं प्रोवाइड करेंगे ये आगे की एग्जीक्यूशन रोक देता है। तो अगर आपके पास ऐसा सा वार्निंग मैसेज आता है ना, जो अभी ये आया था, इसका मतलब है कि आपने किसी कोड को एग्जीक्यूट करा था, उधर एक इनपुट वैल्यू जानी थी, आपने वो प्रोवाइड नहीं करी, आपने दोबारा एग्जीक्यूशन कर दिया। ये छोटी सी प्रॉब्लम आती है। ठीक है जी। अब देखो इनपुट मैसेज करता, इनपुट करता क्या है, क्या होता है, लाइन बाय लाइन कोड की एग्जीक्यूशन हो रही है। ये पहली लाइन है, फिर ये दूसरी लाइन है। तो जब मैं ये इसको एग्जीक्यूट करती हूँ, हमारी पहली लाइन एग्जीक्यूट होगी, दूसरी लाइन भी एग्जीक्यूट होगी, हमसे इनपुट मांगी जा रही है। और ये इनपुट फंक्शन कोड की आगे की एग्जीक्यूशन रोक देता है। कब तक? जब तक इसको कोई वैल्यू नहीं प्रोवाइड करी जाती। ठीक है जी। अगर मेरा 10 लाइन ऑफ कोड है और उसकी 5वीं लाइन पे इनपुट फंक्शन लगा है, पहले की 4 लाइन एग्जीक्यूट हो जाएंगी, इनपुट फंक्शन आगे की एग्जीक्यूशन को रोक देगा। जब उसको कोई वैल्यू प्रोवाइड करे जाएगी, देन ओनली द नेक्स्ट एग्जीक्यूशन विल कंटिन्यू। ठीक है जी। तो देखो पहली लाइन एग्जीक्यूट हुई, फिर उसने हमसे इनपुट मांगा, मैं यहाँ पे उसको इनपुट दे रही हूँ। इनपुट देने के बाद हमारी अगली एग्जीक्यूशन हो रही है। समझ आया जी? ठीक है जी। वेरी सिंपल है इनपुट फंक्शन कि जब भी यूजर से कोई वैल्यू गेट करनी है, इनपुट फंक्शन लगा दो और उसके साथ साथ क्या कर दो, उसके इनपुट फंक्शन के अंदर डबल या सिंगल कोट्स के अंदर वो मैसेज दे दो दैट वी वांट टू डिस्प्ले टू द यूजर कि किस चीज की उसने इनपुट वैल्यू इनपुट करानी है। क्लियर है कितना? क्या आ गया? तो फिर उसको वैल्यू प्रोवाइड कर दो ना इनपुट बॉक्स को। जो आपके पास एम्प्टी इनपुट बॉक्स आ रहा होगा उसको वैल्यू प्रोवाइड करके एंटर करो। हो गया जी इतना? समझ आ गया? इजी है। अरे बॉक्स है, इस बॉक्स को वैल्यू दे दो। क्लियर है जी। अब अगली चीज हम सीखते हैं कि जो वैल्यू हम यहाँ से ले रहे हैं इनपुट बॉक्स से, उसको आगे अपने फर्दर कोड में कैसे यूज कराते हैं। ठीक है, हो गया। देखो जी, मैंने यूजर से उसका नेम पूछना है एंड उसके लिए एक मैसेज प्रिंट कराना है, वेलकम कॉमा लगा के उस यूजर का नाम। एक सेकेंड दीजिए मुझे। ठीक है जी। हमारा क्या काम है कि हम यूजर से एक वैल्यू इनपुट कराएंगे, उसका नाम, एंड देन नीचे कोड में उसका नाम प्रिंट कराया जाएगा, वेलकम कॉमा जो यूजर नेम प्रोवाइड करेगा। ठीक है जी। तो अगर हमें वैल्यू इनपुट करानी है, वो कैसे इनपुट कराई जाती है, यहाँ पे हम मैसेज दे देंगे एंटर योर नेम, एंड फाइनली यहाँ पे हमें क्या चाहिए, प्रिंट कराना है एक मैसेज जिसके अंदर लिखा जाएगा वेलकम कॉमा उस यूजर का नाम। राइट। तो जो वैल्यू यहाँ से आएगी, हमें क्या कराना पड़ेगा, हमें उसको एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कराना पड़ेगा।
ठीक है जी। जैसे हम नॉर्मल वेरिएबल्स बनाते हैं, वेरिएबल्स को वैल्यूज असाइन करते हैं, सिमिलरली हम यहाँ पे भी क्या करेंगे, जो मेरी इनपुट से वैल्यू आ रही है उसको हम एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करा लेंगे। वो कैसे करा जाएगा, यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया जाएगा, मैंने नेम नाम से वेरिएबल बनाया और ये वैल्यू असाइन कर, इसका क्या मतलब है, वट एवर वैल्यू इज प्रोवाइडेड टू दिस इनपुट फंक्शन, उसको एक नेम नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर करा लो। अब जैसे हम अपने कोड में नॉर्मली वेरिएबल्स को यूज करते हैं, बिल्कुल यहाँ पे भी कर सकते हैं। पहले तो हमें वेलकम दिखाना है, वेलकम के बाद मैंने कॉमा लगा के लिख दिया, उसके बाद मुझे दिखाना है ना, ओहो ओहो, ठीक है जी। तो एक हमारी स्ट्रिंग है, एक वेरिएबल है, कॉमा लगा के दोनों अलग अलग लिख दिए। तो अब मैं इसको एग्जीक्यूट करा के देखती हूँ, मैंने यहाँ पे अपना नाम एंटर करा, देखो जी आ गया हमारे पास वेलकम, देन नहीं, क्लियर है जी। ठीक है, बहुत सिंपल टॉपिक है। यूजर से जब भी वैल्यू लेनी है, इनपुट फंक्शन लगाना है, मैसेज दिखाने के लिए उस इनपुट फंक्शन के अंदर डबल या सिंगल कोट्स में लिख देना है, और जो उधर से वैल्यू आ रही है उसको वेरिएबल के अंदर स्टोर करा लिया। अब मैं आगे उसको जहां भी चाहूँ यूज कर सकती हूँ, जैसे एक नॉर्मल वेरिएबल यूज करा जाता है। ठीक है जी, इतने में कोई डाउट किसी को, कोई चीज ना समझ आई हो? देखो मैं क्लास में यहाँ पे ना बहुत सारी चीजें नहीं लिखती हूँ, जितनी सिर्फ रिक्वायर्ड होती है, बाकी सारा खुद से समझा देती हूँ वर्बली ना। पर जो मैं आपको फाइल भेजती हूँ ना क्लास के बाद, उसको प्लीज एक बार खोल के जरूर देखा करो, उसमें मैंने सारी चीजें एक्सप्लेन कर रखी होती है। एंड मैं ट्राई करती हूँ बहुत इजी लैंग्वेज में लिखूँ मैं, है ना, जितनी आपको इजीली समझ आ जाए। तो उसको खोल के जरूर देखना है, पढ़ना जरूर है एक बार, ठीक है। क्लियर है जी इतना, आगे करें। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो हमने ये काम किया था ना इतना, कि यूजर से वैल्यू ली, अपनी तरफ से वैल्यू दी वेरिएबल्स को, फिर उनको हम ऐड करा के फाइनल आउटपुट दिखा रहे हैं। अब यही काम, यही नंबर्स हम यूजर से इनपुट करा के देन उनकी एडिशन करा के प्रिंट कराते हैं। समझ आया जी। पहले हम क्या कर रहे थे, पहले मैंने अपनी तरफ से दो नंबर्स लिए हैं, उनको खुद से वैल्यू असाइन कराई है, और उन दोनों का सम करा के हम फाइनली उनको प्रिंट करा रहे हैं कि इन दोनों को ऐड करके ये आ। अब हम यही काम यूजर से इनपुट लेके उस दो नंबर्स पे करके देखें। ठीक है जी। तो अब पहले मैं यहाँ पे ऐसे वेरिएबल्स को वैल्यूज दे रही थी कि एक मेरे पास नंबर 1 नाम का वेरिएबल है, एक नंबर 2 नाम का वेरिएबल है। अब अगर ये वैल्यूज मुझे यूजर से लेनी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इनपुट फंक्शन लगाना पड़ेगा, राइट। वो इनपुट फंक्शन कहाँ पे लगाया जाएगा, यहाँ पे। तो मैंने इनपुट फंक्शन लगाया, इसके अंदर लिखा एंटर फर्स्ट नंबर या एंटर फर्स्ट वैल्यू। तो जो भी यूजर यहाँ से एंटर कराएगा वो नंबर 1 नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगा। सिमिलरली सेकेंड नंबर के लिए एंड देन फाइनली इनके सम को प्रिंट करा लेते हैं। तो मैंने लिखा सम ऑफ नंबर 1 एंड नंबर 2 इज, कर लिया जी सबने इतना, क्या सही आउटपुट आ रही है?
साथ में इसका भी रीजन कर लिया जी नोट सबने। देखो अब हमने बिल्कुल सही चीजें लिखी है। एक नंबर इनपुट कराया, नंबर 1 नाम के अंदर उसको स्टोर करा लिया, दूसरा नंबर इनपुट कराया उसको नंबर 2 में स्टोर कर लिया एंड फाइनली फॉर्मेटेड स्ट्रिंग में लिख दिया कि सम ऑफ दैट नंबर 1 एंड नंबर 2 इज, जो भी दोनों को ऐड, ऐसे ही करा था हमने। ठीक है, इतने में कोई डाउट तो नहीं है किसी को। बट देखो जब हम इसको एग्जीक्यूट करा रहे हैं ना, मैंने दो नंबर्स एंटर कराए 12 एंड 13। अब इनका सम आना क्या चाहिए 25, पर हमारे पास आउटपुट में 25 नहीं आ रहा, राइट। कोड हमारा बिल्कुल ठीक है। तो अब इस प्रॉब्लम को समझते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, हमने एडिशन ऑपरेशन करा था, राइट। जब हमने अरिथमेटिक ऑपरेशंस करे थे ना, उस केस में हमने एडिशन करा था। तो एडिशन के केस में क्या होता है, अगर मेरे पास कोई भी दो वेरिएबल्स हैं, उन वेरिएबल्स की कुछ वैल्यू है, मैं उनके ऊपर एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म करूंगी, तो यार यहाँ पे तो बिल्कुल ठीक हो रहा है, कोई प्रॉब्लम आ ही नहीं रही, यहाँ पे तो आ रहा है 100। सिमिलरली हमारे पास फ्लोट नंबर्स है कुछ, अगर इन दोनों का सम प्रिंट कराएं, ये भी बिल्कुल ठीक हो रहा है। ठीक है, सही आउटपुट आ रही है। पर अगर मेरे पास आ जाए स्ट्रिंग वैल्यूज, मैंने यहाँ पे एक मैसेज 1 लिखा, इसके अंदर लिखा मैंने ये पहली स्ट्रिंग लिख दी, मैसेज 2 के अंदर दूसरी स्ट्रिंग लिख दी। अब अगर मैं क्या करूं, इन दोनों को प्लस करा दूं, तो क्या आ गया, दोनों आपस में जुड़ गए। तो प्लस ऑपरेशन जो है ये स्ट्रिंग्स पे भी काम करता है। ठीक है, नॉर्मली हमने ये मैथ्स में पढ़ा है, प्लस से हम दो नंबर्स को ऐड कर सकते हैं, फ्लोट्स को ऐड कर सकते हैं, स्ट्रिंग्स को भी हम प्लस कर सकते हैं, स्ट्रिंग्स पे भी प्लस ऑपरेटर काम करता है। ठीक है, पर वो क्या कर देता है, जितनी भी स्ट्रिंग्स के बीच में हम प्लस लगाएंगे, वो सारी की सारी स्ट्रिंग्स को जोड़ के दिखा देगा, इकट्ठा करके दिखा देगा, एंड इसी चीज को बोला जाता है स्ट्रिंग कंकैटिनेशन। ठीक है जी, यहाँ पे लिख देती हूँ। ठीक है, तो ये स्ट्रिंग कंकैटिनेशन होती है। अब अगर हम ये कर लो, ठीक है जी, कर लिया नोट।
हो गया जी, कर लिया नोट सबने। अब देखो, ये जो हमारी ऊपर वाली एग्जांपल है, इसी में इसमें भी यही चीज नहीं हो रही है, स्ट्रिंग कंकैटिनेशन, है ना। जैसे मैं क्या करूं, एक 12 नाम की स्ट्रिंग है, 13 नाम की स्ट्रिंग है, दोनों के बीच में प्लस लगा दूं तो वो कंकैटिनेट हो जाएंगी, बेसिकली आपस में जुड़ जाएंगी। यहाँ पे एक बार करके भी देख लेते हैं। प्रिंट, ये स्ट्रिंग है 12, ठीक है जी। स्ट्रिंग क्यों है ये 12? क्योंकि सिंगल कोट्स में है। अगर ये सिर्फ 12 होता तो ये एक इंटीजर वैल्यू होती, बट क्योंकि सिंगल कोट्स में, दैट इज व्हाई इट इज अ स्ट्रिंग। देखो दोनों को मैंने आपस में जोड़ा, तो यहाँ पे हमारे पास 12 प्लस 13 का रिजल्ट क्या आ रहा है? 12 13। तो इसका मतलब ये है कि जो ऊपर वाला भी ये वाला टास्क हो रहा है ना, इसमें भी ये जो नंबर 1 एंड नंबर 2 वैल्यूज हैं, ये एज अ स्ट्रिंग्स आ रही है। दैट इज वाई उनके ऊपर कंकैटिनेशन हो रही है, ना कि एक्चुअल एडिशन हो रही है। इस चीज को वेरीफाई करने के लिए हम एक बार यहाँ पे क्या कर लेते हैं, इन दोनों की टाइप्स चेक कर लेते हैं। कैसे डेटा टाइप चेक होती है? टाइप फंक्शन के साथ, ठीक है जी। तो मैंने ये टाइप फंक्शन लगाया, इसके अंदर नंबर 1 की भी वैल्यू वो भी चेक कर लेते हैं, एंड सिमिलरली टाइप ऑफ नंबर 2 वेरिएबल ये भी चेक कर लेते हैं। तो मैंने कोई भी रैंडम वैल्यूज डाली, दोनों की टाइप क्या आ रही है? स्ट्रिंग आ रही है। हम एक इंटीजर वैल्यू ही दे रहे हैं, स्टिल हमारे पास क्या टाइप शो हो रही है? स्ट्रिंग शो हो रही है। अब इस चीज को हम खुद से कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये इनपुट फंक्शन का नेचर है कि आप उसको चाहे जो भी वैल्यू प्रोवाइड कर दो, उसकी टाइप वो हमेशा स्ट्रिंग ही रखेगा, ठीक है जी। एक बार करके भी देख लेते हैं, एक वेरिएबल बना लेती हूँ, इसमें सभी डेटा टाइप्स की वैल्यूज डाल के चेक कर लेते हैं। वेरिएबल इनपुट कराया, ठीक है जी, उसको डिस्प्ले कराया, देन उसकी टाइप को डिस्प्ले करा लिया, दोनों चीजें करा ली। अब ध्यान से देखो, मैंने नंबर इनपुट करा, फिर भी उसकी टाइप स्ट्रिंग, ठीक है जी। इंटीजर की टाइप भी स्ट्रिंग ही बता दी। मैंने बूलियन वैल्यू लिखी, उसकी भी टाइप स्ट्रिंग, सॉरी बूलियन नहीं, फ्लोट वैल्यू लिखी, उसकी भी टाइप स्ट्रिंग। अगर कुछ मैसेज लिख रही हूँ, चलो उसकी तो होगी ही स्ट्रिंग, ये भी एक स्ट्रिंग। मैं एक बूलियन वैल्यू लिख दूं, ट्रू या फॉल्स, उसकी भी टाइप स्ट्रिंग। इसका मतलब इनपुट का नेचर है, वट एवर वैल्यू यू प्रोवाइड टू इट, वो उसकी डेटा टाइप हमेशा क्या कंसीडर करेगा? स्ट्रिंग ही कंसीडर करेगा। इतनी चीज समझ में आई? जो नोट करने वाला रहता है कर लो फटाफट से, फिर अगली चीज पे चलते हैं। अब देखो जी, ये तो थोड़ी सी प्रॉब्लमैटिक चीज है ना। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हमें यूजर से कुछ इंटीजर वैल्यूज लेके उनपे कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करने होते हैं, पर ऐसे तो हम कर ही नहीं पाएंगे, ठीक है। ऐसे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। अब जैसे हम सिंपल एडिशन नहीं कर पा रहे हैं, तो इस चीज का सॉल्यूशन हमारे पास आता है टाइप कास्टिंग, ठीक है जी। यहाँ पे हमारे पास प्रॉब्लम क्या आ रही है कि वट एवर वैल्यू वी प्रोवाइड, ये कौन आ रहा है? whatever value we provide to in its data type is always string, ठीक है जी। In Python we have many ways with which we can convert data types of variables from one to another. एंड पाइथन में हमारे पास ये ऑप्शन भी होती है कि हम अपनी तरफ से वेरिएबल्स की डेटा टाइप्स को एक से दूसरी में कन्वर्ट कर दें।
इंट को फ्लोट बना दें, फ्लोट को स्ट्रिंग बना दें, इंट को बूलियन वैल्यू बना दें। इसका मतलब क्या है कि वी हैव सम मेथड्स अवेलेबल जिनकी हेल्प से हम डेटा टाइप्स को कन्वर्ट कर सकते हैं। अब कन्वर्ट करना क्यों है, उसकी एक बहुत अच्छी एग्जांपल अभी मैंने आपको दी है कि हमें नंबर्स लेके उन पे मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं, बट वो पॉसिबल नहीं होता है स्ट्रिंग्स पे सेम तरीके से। दैट इज वाई हमारे पास कुछ तो ऐसा मेथड होना चाहिए ना कि हम इन डेटा टाइप्स को कन्वर्ट कर सकें, एंड वो कन्वर्जन करनी पॉसिबल होती है। उसी चीज को बोला जाता है टाइप कास्टिंग या फिर टाइप कन्वर्जन। ठीक है जी। तो अब हम पढ़ने वाले हैं टाइप कास्टिंग के बारे में। चलो ये लो। ठीक है जी। वेरिएबल की डेटा टाइप को एक से दूसरी में चेंज करना, उसी चीज को क्या बोला जाता है, टाइप कास्टिंग बोला जाता है। एंड पाइथन में वी हैव टू टाइप्स ऑफ टाइप कास्टिंग, इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट। ठीक है जी। टाइप कास्टिंग समझ आया। अब इसकी टाइप्स समझते हैं कि टाइप्स क्या है, कैसे कहाँ पे काम आती है हमारे। तो सबसे पहले हम कर रहे हैं इम्प्लिसिट। देखो इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग क्या होती है। इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग जो होती है, इट इज डन बाय पाइथन ऑन इट्स ओन। इसमें कोडर का, प्रोग्रामर का कोई भी रोल नहीं होता है। ठीक है जी। कैसे, यहाँ पे सबसे पहले तो देखो इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग होती क्या है। इसमें पाइथन का इंटरप्रेटर ऑटोमेटिकली खुद से ही डेटा टाइप्स को चेंज करता है, और इस चीज को हम खुद से कंट्रोल नहीं करते, एक प्रोग्रामर कंट्रोल नहीं करता है। एग्जाम्पल से करते हैं, फिर ज्यादा समझ आएगा कि पाइथन का इंटरप्रेटर ऑटोमेटिकली क्यों और कैसे डेटा कन्वर्जन कर रहा है। ठीक है जी। तो देखो, ये करने के लिए मैं ना यहाँ पे दो वेरिएबल्स बना रही हूँ जो कि मेरी इंटीजर वैल्यूज को स्टोर करा रही है। ठीक है। दो वेरिएबल्स बनाई हैं, इंटीजर वैल्यूज को स्टोर करवा रहे हैं। अब मैं क्या कर रही हूँ, अब मैं एक तीसरा वेरिएबल बना के सम नाम का, उसमें इन दोनों को ऐड करा के जो आउटपुट आ रही है उसको स्टोर करा रही। ठीक है। मैंने सम नाम का वेरिएबल बनाया जो कि क्या कर रहा है, जो इन दोनों के सम को स्टोर कर रहा है। ठीक है। अब जब दो इंटीजर्स को प्लस करा जाएगा, वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, इंटीजर ही आएगी।
ठीक है, यहाँ पे अगर हम चेक करें सम को और उसकी टाइप को, तो ऑब्वियसली वील गेट इंटीजर वैल्यू। ठीक है जी, इंटीजर वैल्यू आ गई। बट अब सपोज मेरे पास एक इंटीजर वैल्यू है, दूसरी फ्लोट वैल्यू है, एक इंटीजर वैल्यू है, दूसरी फ्लोट वैल्यू है। अब जब मैं इस इन दोनों की सेम काम करवाती हूँ पे, अब हमारे पास जो आउटपुट ये आएगा, सम आएगा, इसकी डेटा टाइप कौन सी होगी? फ्लोट। क्यों फ्लोट होगी? क्योंकि अगर इंटीजर रखी जाती ना, तो ये डेसिमल वाला पार्ट हट जाता, राइट? तो उसने एडिशन करने से पहले क्या करा, दोनों नंबर्स को फ्लोट बनाया, इंटीजर नहीं बनाया। क्योंकि इंटीजर बनाने से क्या हो जाता, दूसरे वाले नंबर का डेसिमल पार्ट जो है वो हट जाता, डेटा लॉस्ट हो जाता, राइट? पर उसने क्या करा, उसने ऐसी सी टाइप में कन्वर्ट करा कि कोई भी डेटा लॉस्ट ना हो। ठीक है, चेक करते हैं एक बार सम को और उसकी डेटा टाइप को। ये देखो जी, डेटा टाइप फ्लोट आ गई। पाइथन ने ऑटोमेटिकली कन्वर्जन करी, खुद से डिसाइड करा कि कौन सा डेटा टाइप रखना बेस्ट ऑप्शन है। इसको हम खुद से कंट्रोल नहीं कर रहे हैं। ये है एक इम्प्लिसिट डेटा कन्वर्जन की, इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग की एग्जांपल। समझ आया जी? पाइथन ने खुद से ही, पाइथन इंटरप्रेटर ने डेटा टाइप को चेंज करा सो दैट वो एक ऐसी सी डेटा टाइप असाइन कर पाए, डिसाइड कर पाए जिसमें डेटा लॉस्ट ना हो। अगर वो दोनों को इंटीजर बना देता तो डेसिमल वाला पार्ट हट जाता। सिंपली ऐसी एक एग्जांपल बूलियन वाली भी बना के देखते हैं। ठीक है, तो मेरे ए जो है, ए के अंदर एक इंटीजर वैल्यू स्टोर्ड है एंड बी के अंदर एक बूलियन वैल्यू स्टोर्ड है, ट्रू। ठीक है जी, बी के अंदर ट्रू वैल्यू स्टोर्ड है। अब मैं जब इन दोनों का सम करा रही हूँ ना, तो आपको क्या लगता है ये चीज हो जाएगी? एक इंटीजर वैल्यू है, दूसरी बूलियन वैल्यू है, तो आपको क्या लगता है इन दोनों का सम पॉसिबल है? एक बार आउटपुट चेक करते हैं हो रहा है या नहीं हो रहा। ये देखो जी, हो गया, ये सम भी हो गया। क्यों हुआ? क्योंकि एक वैल्यू थी 91, दूसरी थी बूलियन वैल्यू ट्रू। अब ट्रू का मतलब क्या होता है? 1। तो उसने क्या कर दिया, डेटा टाइप को इंटीजर में कन्वर्ट करके देन एडिशन करा दी। ठीक है जी, तो अब उसने खुद से सोचा कि यार ये तो पॉसिबल है, अगर मैं डेटा टाइप को कन्वर्ट कर दूं, तो डेटा टाइप की कन्वर्जन हुई ऑटोमेटिकली, दोनों वैल्यूज पे ऑपरेशन परफॉर्म हुआ, देन हमारे पास रिजल्ट आ गया। तो ये सारी इम्प्लिसिट कन्वर्जन की, इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग की एग्जांपल्स है जो पाइथन का इंटरप्रेटर ऑन इट्स ओन हैंडल कर रहा। ठीक है जी, समझ आया? ठीक है, क्लियर है इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग? एग्जाम्पल किसी ने कोई नोट नहीं करी है तो कर लो, ये तीनों की तीनों इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग की एग्जांपल्स है। करें आगे एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग।
एक्सप्लिसिट टाइपकास्टिंग में हमें खुद से कोड लिखना पड़ता है, हम खुद से कुछ फंक्शंस लगाते हैं, ठीक है। जैसे प्रिंट फंक्शन पाइथन में हमें इनबिल्ट मिलता है, इनपुट फंक्शन इनबिल्ट मिलता है। ऐसे ही डेटा टाइप्स को कन्वर्ट करने के भी हमारे पास 4 मेन फंक्शंस होते हैं, इंट, फ्लोट, स्ट्रिंग एंड बूल, जिनको हम यूज करके क्या करते हैं, टाइप कास्टिंग करते हैं। बेसिकली डेटा टाइप्स को खुद मैनुअली कन्वर्ट करते हैं, और ऐसी सी टाइप कास्टिंग को बोला जाता है एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग, ठीक है जी। अब हम ये चारों के चारों फंक्शंस को यूज करके देखेंगे, इंटीजर्स में कन्वर्ट करना, फ्लोट्स में कन्वर्ट करना, ठीक है। इतना कर लिया नोट। तो सबसे पहले इंट फंक्शन करते हैं। ये इंट फंक्शन क्या करता है, कन्वर्ट्स वैल्यूज डेटा टाइप्स टू इंटीजर, ठीक है। ये करने के लिए मैं सबसे पहले एक फ्लोट वैल्यू ले रही, मैंने ए नाम का वेरिएबल लिया, इस वेरिएबल को मैं फ्लोट वैल्यू असाइन कर रही, ठीक है जी। अब सबसे पहले इसकी डेटा टाइप चेक करेंगे, तो डेटा टाइप चेक करके हमारे पास क्या आ जाएगी, ऑब्वियसली फ्लोट आएगी। चेक करा फ्लोट। अब मैं क्या कर रही हूँ, मैं इसको इंटीजर में कन्वर्ट करती हूँ। ये करने के लिए हमें करना क्या है, हमें ए को इंटीजर नाम के फंक्शन, इंटीजर नाम के फंक्शन के अंदर पास कर देना है, इंट नाम के फंक्शन के अंदर पास कर देना। बेसिकली मैंने क्या करा, इंट फंक्शन यूज करा। इस इंट फंक्शन में हमने अपना वेरिएबल लिख देना है, जिसकी डेटा टाइप हमें इंट बनानी है। तो हमारे पास ए नाम का वेरिएबल था, इसकी डेटा टाइप हमें इंट बनानी थी, मैंने ये चेंज करके वापस से ए को क्या कर दिया, असाइन कर दिया। तो अब ए के अंदर क्या वैल्यू स्टोर होगी, इंटीजर वैल्यू स्टोर होगी। वैल्यू प्रिंट कराते हैं और उसकी टाइप प्रिंट कराते हैं। ठीक है जी, तो पहले ए की टाइप फ्लोट आ रही थी, मैंने उसको इंटीजर में कन्वर्ट कराया, चेक करा तो डेसिमल वाला पार्ट जो है वो हट चुका है, अब सिर्फ होल नंबर वाला पार्ट रह गया। तो इसने फ्लोट को क्या कर दिया, एक इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया। टाइप चेक करी, टाइप भी क्या आ गई हमारे पास, इंटीजर आ गई। तो जो हमने वो उधर प्रॉब्लम फेस करी थी इनपुट वाले केस में, उसका सॉल्यूशन हमें मिल गया, कि जो भी वैल्यू हमारे, अरे सॉरी अभी नहीं मिला, अभी तो हमने फ्लोट वैल्यू को कन्वर्ट करा है, उधर से हमारे पास स्ट्रिंग वैल्यूज आ रही है। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देख रहे हैं स्ट्रिंग वैल्यूज वाली, इतना समझ आ गया ना, फ्लोट को इंटीजर में कन्वर्ट करा। देन मैं दूसरा वैल्यू, अगले इस वाले सेल में करते हैं, एक दूसरा वेरिएबल ले रही हूँ मैं, ठीक है जी। इसके अंदर हमारी स्ट्रिंग वैल्यू है, स्ट्रिंग में एक नंबर पड़ा हुआ है 9, ठीक है जी। अब पहले इसकी डेटा टाइप चेक करते हैं, तो ऑब्वियसली क्या आएगी, स्ट्रिंग आएगी, क्योंकि ये डबल कोट्स में लिखा हुआ है, स्ट्रिंग आ गई। अब हम इसको करते हैं कन्वर्ट, स्ट्रिंग टू इंटीजर कन्वर्ट करना है। तो मैं सेम ही मेथड लगा रही हूँ, बी नाम के वेरिएबल को इंटीजर फंक्शन के अंदर पास करा,
ठीक है जी, डन है। पहले इसकी डेटा टाइप क्या थी, स्ट्रिंग थी, पर जब हमने इसको कन्वर्ट करा, कन्वर्ट करने के बाद हमारे पास नंबर भी प्रॉपरली आ रहा है और उसकी डेटा टाइप भी क्या आ रही है, क्लियर है जी? ठीक है, बट ये तो हमारे पास एक वैलिड स्ट्रिंग कन्वर्जन है। अब एक आपको ऐसा दिखाऊं, एक मेरे पास स्ट्रिंग है, ठीक है जी, सी नाम से बना लेते हैं, उसके अंदर ऐसी कुछ लिखा हुआ है या फिर ऐसे कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है। अगर हम सोचें कि यार इसको नंबर में कन्वर्ट कर ले, तो आपको लगता है ये चीज पॉसिबल है, इस स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट करना है पॉसिबल, है पॉसिबल या नहीं पॉसिबल? अरे नहीं पॉसिबल, टेक्स्ट कोई नंबर होता है? ये इंटीजर वैल्यू हो सकती है? कभी भी नहीं हो सकती है, बट स्टिल एक बार ट्राई करके देख लेते हैं। देखो जी, एरर आ गया, इनवैलिड लिटरल फॉर इंट। ठीक है जी, मतलब कि हम एक इंट में ऐसी सी वैल्यू डालने की ट्राई कर रहे हैं जो कि इंटीजर वैल्यू है ही नहीं। मतलब कि स्ट्रिंग को चाहे इंटीजर में कन्वर्ट करना पॉसिबल है, बट वो तभी पॉसिबल है अगर वो स्ट्रिंग में एक नंबर ही स्टोर्ड है। अगर नंबर के अलावा कुछ और टेक्स्ट है, उसको इंट में कन्वर्ट नहीं करा जा सकता है। समझ आया जी? ठीक है, क्लियर है? उसके बाद ये चीज को चलो कमेंट आउट कर देते हैं। समझ में आ रहा है ना सबको क्या बता रही हूँ? फिर हमारे पास आता है बूलियन वैल्यूज टू इंटीजर कन्वर्ट करना। चार ही डेटा टाइप्स करी है, इंट, फ्लोट, बूलियन एंड स्ट्रिंग। पहले हम सभी को इंटीजर में कन्वर्ट करके देख रहे हैं, बूलियन को भी, स्ट्रिंग को भी, फ्लोट को भी। ठीक है जी, तो अब हम अगली एग्जांपल देखते हैं बूलियन वैल्यूज को कन्वर्ट करना। तो ट्रू एक बूलियन वैल्यू है, राइट? इसकी टाइप चेक करेंगे, क्या होगी, वो एक बूलियन वैल्यू ही होगी। क्या आएगा जी ट्रू को इंटीजर में कन्वर्ट करके? 1 आएगा। ठीक है जी, तो ट्रू को जब हम इंटीजर में कन्वर्ट करेंगे 1 आ जाएगा, और फॉल्स को जब इंटीजर में कन्वर्ट करेंगे तो ट्रू आएगा, 0 आएगा। ठीक है जी, यही दो पॉसिबल वैल्यूज होती हैं बूलियन की। तो बूलियन को भी इंटीजर में कन्वर्ट करना पॉसिबल होगा। नेक्स्ट इज फ्लोट। इंटीजर कर लिया, फ्लोट की बारी है। तो सबसे पहले मैं एक इंटीजर वैल्यू ले रही हूँ, ये हमारी इंटीजर वैल्यू है। टाइप भी चेक कर लेते हैं, इंटीजर ही होगी। अब मैं इसको कन्वर्ट कर रही हूँ फ्लोट में। ईशान आए क्लास? ईशान? कौन ईशान? और कबीर मैम? नहीं, वो नहीं है शायद, लेट मी चेक ऑनलाइन। इश्क क्या बोला? कबीर, कबीर नहीं है।
देखो जिसको फ्लोट में कन्वर्ट करा बाय डिफॉल्ट डेसिमल 0 लग जाएगा, ठीक है जी। और डेटा टाइप भी चेंज होके क्या हो जाएगी, फ्लोट। नेक्स्ट स्ट्रिंग से फ्लोट करना। ठीक है, पहले डेटा टाइप स्ट्रिंग थी हमारी, फिर उसको हमने बाद में क्या कर लिया, फ्लोट में कन्वर्ट कर लिया। इजी है ना, कुछ कंफ्यूजिंग तो नहीं लग रहा किसी को? बस सेम ही चीज हम बार बार रिपीट करके देख रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज पे। ठीक है जी, हो गया। बूलियन वैल्यूज को करके देख लेते हैं, सेम ही है। इसी को उठा लेती हूँ जो मैंने इंटीजर में कन्वर्ट करा था। ये बूलियन वैल्यूज है, बस इंट की जगह मैं मेथड लगा रही हूँ फ्लोट। ये क्या कर देगा, जीरो की फॉल्स को जीरो की जगह 0.0 बना देगा, फ्लोट के केस में ट्रू को 1 की जगह 1.0 बना देगा। क्योंकि ये बेसिकली उसको फ्लोट में कर रहा है ना, तो फ्लोट होते हैं डेसिमल नंबर्स, इतना सा फर्क रहता है हमारे पास। ठीक है, बूलियन वैल्यू ट्रू को जब फ्लोट में कन्वर्ट करा जाएगा आंसर विल बी 1.0, एंड जब उसको फॉल्स को कन्वर्ट करा जाएगा आंसर विल बी 0.0। डन है जी। उसके बाद नेक्स्ट आता है स्ट्रिंग कन्वर्जन, एसटीआर मेथड। ये एक इंटीजर था, मैंने यहाँ पे आके इसको क्या कर दिया, स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया, एंड बाद में चेक करिए उसकी टाइप जस्ट टू मेक श्योर, तो टाइप स्ट्रिंग होगी उसकी अब। ठीक है, तो इंटीजर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना, फ्लोट को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना, बूलियन वैल्यू को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना भी पॉसिबल है यूजिंग एसटीआर मेथड। इसी चीज को मैं फ्लोट के लिए कॉपी कर लेती हूँ। फ्लोट के केस में बस इसको चेंज कर देंगे, ये बना देंगे, फिर भी उस पर भी सेम ही काम होगा।
हो गया जी, आगे करें। देखो बाकी सारी चीजें सेम ही बिहेव करती हैं, बस बूलियन में थोड़ा सा डिफरेंस होता है कि स्ट्रिंग को बूलियन में कन्वर्ट करने से क्या आता है, ठीक है, फिर इंटीजर्स को फ्लोट्स को बूलियन में कन्वर्ट करने में क्या आता है वो देख लेते हैं, ठीक है। तो जो हमारे पास ये बूलियन फंक्शन होता है ना, ये फंक्शन क्या कर देता है, डेटा टाइप्स को बूलियन में चेंज कर देता है। पर अब बूलियन तो दो ही वैल्यूज होती है, ट्रू या फॉल्स, राइट। बूलियन तो हमारे पास दो ही वैल्यूज होती है, ट्रू या फॉल्स। तो अब अगर मेरे पास एक इंटीजर है जिसकी वैल्यू, एक नंबर है जिसकी वैल्यू 100 है, ये उसको बूलियन में कन्वर्ट करके क्या बनाएगा, ट्रू बनाएगा या फॉल्स बनाएगा। अगर बनाएगा भी तो कैसे, है ना। इंटीजर वैल्यू 100 हो सकती है, नेगेटिव 100 हो सकती है, 0 हो सकती है, 50 हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। तो जब इसको बूलियन में कन्वर्ट करा जाएगा तो क्या वैल्यू आएगी, देखो यहाँ पे क्या होता है, एवरी नॉन जीरो डिजिट या every non-zero integer when converted to boolean gives true। कोई भी नॉन जीरो इंटीजर होता है, 1 2 -10 100 1000 5 लाख 10 लाख, वो हमेशा क्या रिटर्न करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा, ठीक है। जैसे मेरे पास ये a है जो कि एक नॉन जीरो इंटीजर है, जीरो थोड़ी ना है, ठीक है जी। इसको बूलियन में अगर मैं प्रिंट कन्वर्ट कराऊं, मैं इसको सीधा ही प्रिंट करा रही हूँ बूलियन में कन्वर्ट करके, तो हमारे पास आउटपुट में क्या आ गया, ट्रू आ गया। मैंने उसको चलो रीअसाइन कर देते हैं एक बार, ए को बूलियन में कन्वर्ट करा एंड देन ए को प्रिंट कराया और उसकी टाइप चेक करी, ऑब्वियसली ट्रू फॉल्स वैल्यू तो हमें पता है बूलियन ही होती है। तो जब भी एक नॉन जीरो इंटीजर को बूलियन में कन्वर्ट करा जाता है, इट ऑलवेज गिव्स ट्रू, इट ऑलवेज कन्वर्ट्स टू ट्रू। और अगर हमारे पास एक जीरो इंटीजर हो, जीरो हो, तो वो क्या बन जाएगा, बूलियन में कन्वर्ट करते ही फॉल्स। इधर आपके सामने तो लिखा हुआ है, जीरो जो है बूलियन में कन्वर्ट होके फॉल्स बन जाता है एंड एवरी अदर नॉन जीरो इंटीजर बूलियन में कन्वर्ट होके ट्रू बन जाता है। वो नेगेटिव भी हो सकता है, वो पॉजिटिव भी हो सकता है, वो बड़ा छोटा जितना जैसा मर्जी है, वो हमेशा ट्रू बनेगा, सिर्फ जीरो को छोड़ के। समझ आया जी, ठीक है, कर लो नोटिस चीज को, फिर आगे करते हैं। आगे देखो जी, फ्लोट के केस में क्या होता है, 0.0 को छोड़ के बाकी सारे क्या हो जाएंगे, ट्रू हो जाएंगे एंड 0.0 क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि जीरो का मतलब क्या होता है, फॉल्स होता है, वन का मतलब या कोई भी अदर इंटीजर है उसका मतलब ट्रू हो जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक और नंबर बना रही हूँ डेसिमल्स वाला, ठीक है। जब हम इसको बूलियन में कन्वर्ट करते हैं तो ये हमेशा हमें वैल्यू देगा ट्रू, और कोई भी हो सकता है, वो नेगेटिव भी हो सकता है, वो पॉजिटिव भी हो सकता है, वो ट्रू रहेगा। फॉल्स किस केस में होगा, सिर्फ और सिर्फ जब हमारे इसकी वैल्यू 0.0 है, then only a conversion of float to boolean will result in false। दूसरा वाला फॉल्स आ गया क्योंकि वैल्यू कितनी है, 0.0। सिर्फ 0.0 कन्वर्टेड टू boolean will give false and every other float value will give true, ठीक है जी। नेक्स्ट केस आता है स्ट्रिंग टू boolean कन्वर्जन।
कोई भी स्ट्रिंग को जब एक बूलियन वैल्यू में कन्वर्ट करा जाता है ना, वो स्ट्रिंग चाहे स्पेस ही क्यों ना हो, वो हमेशा ट्रू ही रिटर्न करेगी। फॉल्स किस केस में होता है? ओनली इन केस ऑफ एम्प्टी स्ट्रिंग। अब एम्प्टी स्ट्रिंग कैसी सी होती है? ये होती है हमारे पास एम्प्टी स्ट्रिंग, इसमें हमने कुछ भी स्पेसिफाई नहीं कर रखा, बिल्कुल खाली है ये। ठीक है, तो जब हम एक एम्प्टी स्ट्रिंग को बूलियन वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे, देन क्या होगा? देन हमारे पास रिजल्ट फॉल्स आएगा। Otherwise, every non-empty string, when converted to Boolean value, gives us true. समझ आया जी? सिर्फ और सिर्फ जो एक एम्प्टी स्ट्रिंग होगी जिसके बीच में कुछ भी नहीं प्रोवाइड कर रखा होगा, सिर्फ और सिर्फ वो फॉल्स में कन्वर्ट होगी। अदरवाइज एवरी नॉन एम्प्टी स्ट्रिंग, उस नॉन एम्प्टी स्ट्रिंग में चाहे स्पेस ही क्यों ना हो, वो हमेशा ट्रू रिटर्न करेगी। क्लियर है जी? टाइप कास्टिंग क्लियर है सबको? इम्प्लिसिट क्या होती है, एक्सप्लिसिट क्या होती है, और कैसे कैसे उसके रिजल्ट आए हैं? ठीक है, अब जो हमने यहाँ पे एग्जाम्पल करी थी सबसे पहली, जिसकी वजह से हमारे पास प्रॉब्लम आ रही थी, दिस वन, इस चीज का क्या सॉल्यूशन आएगा? अब कैसे सॉल्व करेंगे इसको कि हमें एक्चुअल में वो दो नंबर्स को प्लस ही करवाना है? कैसे ठीक होगा ये? इंट लगा देना। जो हमारे पास यहाँ से नंबर 1 एंड नंबर 2 आ रही है, जिनकी डेटा टाइप स्ट्रिंग है, हम इनको क्या कर लेंगे? इंटीजर्स में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है जी, तो मेरे पास ये जो नंबर 1 आ रहा है, इस नंबर 1 को भी हम इंटीजर में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, जो नंबर 2 आ रहा है, इस नंबर 2 को भी इंटीजर में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, तो अब चेक करो, अब मैं अगर दोनों वैल्यूज को प्लस करने का ट्राई कर रही हूँ, गलत क्यों आ रहा है? मैंने 13 तो इनपुट करा ही नहीं है। अच्छा, दोनों को मैम आपने नंबर 2 लिखा है नंबर 1 में। ठीक है जी, तो अब देखो, अब हमारे पास बिल्कुल सही आउटपुट आ रही है। क्यों? क्योंकि मैंने दोनों नंबर्स को इंटीजर में कन्वर्ट कर लिया, अब वो इंटीजर में कन्वर्ट हो चुके हैं। दैट इज वाई उनके ऊपर मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करना पॉसिबल है। और ये जो चीज यहाँ पे हम अलग से आके लाइन में कर रहे हैं ना, इस चीज को और इजी बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहीं पे जो हमारी इनपुट वाली स्टेटमेंट है, इधर ही लगा सकते हैं। इनपुट को इंट फंक्शन में रैप कर देना है। ठीक है जी, तो जो भी इनपुट से वैल्यू आएगी, पहले उसको इंट में कन्वर्ट करा जाएगा, देन वेरिएबल को असाइन करा जाएगा। ठीक है जी, समझ आया? ये चीज कर लो सब लोग, फिर मैं आपको क्वेश्चन देती हूँ प्रैक्टिस के लिए, जो आप करके दिखाओगे।
अब देखो लिख लिया इतना सबने। यहाँ तक जो ऑनलाइन लगा रहे हैं, जो ऑफलाइन बैठे हैं, इनका कोई डाउट हो, कोई चीज ना समझ आई हो? अब हमें करना क्या है, हमें ना एक छोटा सा रेस्टोरेंट का बिल बनाना है। ठीक है जी। अब यार मेरे पास बोर्ड नहीं है, ऑनलाइन वालों को कहाँ दिखाऊं। देखो हमें क्या चाहिए, फाइनल जो आउटपुट है ना वो कुछ ऐसी चाहिए। कस्टमर नेम, और यहाँ पे कस्टमर का नाम होगा लिखा हुआ। ठीक है। फिर प्रोडक्ट ऑर्डर्ड या आइटम ऑर्डर्ड। क्या आएगा इनको ऐड करके? 1050 मल्टीप्लाई करके कितना आएगा? यस मैम, 1050। 1050 ही आएगा। ठीक है। आपने क्या करना है, यूजर से उसका नाम पूछना है, कौन सी आइटम ऑर्डर करी है वो पूछनी है, कितनी क्वांटिटी में ऑर्डर करी है वो पूछनी है। ये जो प्राइस ऑफ सिंगल आइटम है ये आप खुद से प्रोवाइड करोगे कि अगर पिज्जा ऑर्डर करा है उसका सिंगल आइटम का प्राइस जो है वो 350 है। तो टोटल बिल कितना हो गया, जितना सिंगल आइटम का प्राइस है मल्टीप्लाई बाय द क्वांटिटी। और जैसे यहाँ पे लिखा है ना, मुझे फाइनल आउटपुट इसी फॉर्मेट में चाहिए, एक सिंगल लाइन में या अपनी मर्जी से कुछ भी लिख दिया ऐसा नहीं चाहिए। जहां पे ये जो फॉर्मेट लिखा है बिल्कुल इसी फॉर्मेट में ही आउटपुट दिखानी है। वेरी सिंपल है, बैठ के करो। ठीक है जी। हार्डली 10 मिनट लगती है। करो, सबका आउटपुट मैंने देखना है, फिर अगले काम पे जाना। जो ऑनलाइन भी लगा रहे हैं वो भी करो, स्क्रीन शेयर करके दिखाओगे आप लोग भी। और जो फोन से क्लास लगा रहा है वो ग्रुप में फोटो भेजेगा, क्या कोड लिखा है उसकी। करो सभी। मैम प्राइस भी इनपुट करवाना है? मैम तो बात नहीं आने वाली।
ओके जी, हो गया? जी आपकी माँ और अभी क्या कर रहे हैं? जितना भी करें उतना सिखाओ, 5 मिनट हो गए, कुछ तो लिखा ही होगा। कुछ भी नहीं दिख रहा अभी तो। कैसे? ये आउटपुट चाहिए, ये बनाइए। आप तो बोलते हैं आप नहीं कर रहे, ये बाइक को भेजिए, देखिए जिससे आता है आपको। या तो फिर करो ना आप ये तो। एक मिनट, सबसे पहले हमें यूजर से उसका नेम इनपुट कराना है। क्या यूज होगा उसके लिए? इनपुट फंक्शन। फिर आइटम कौन सी ऑर्डर करी है वो उसका नाम इनपुट कराना है। फिर कितनी क्वांटिटी में ऑर्डर करी है वो इनपुट कराना है। हाँ, फिर हम प्राइस उसका हमने फिल कर रखा है वो हमें यहाँ पे प्रिंट कराना है। एंड फाइनली टोटल बिल दिखा देना है। इनपुट यूज करा है, प्रिंट यूज करा है, और कुछ यूज ही नहीं करा। एक मिनट। अगर कोई दूसरा कस्टमर आ गया उसके लिए फिर वो ले जाए, ठीक है? हाँ जी। मैम ग्रुप में फोटो चेक करना। ठीक है। हाँ, शुक्र है, आप सब कराओगे। आ गया। ठीक है जी, सही है। देख लो जिसको नहीं समझ आया क्या कराना है। इतना मुश्किल टास्क वैसे था नहीं ये, बट स्टिल अगर नहीं समझ आया तो देखो क्या करना है। देखो इधर, सबसे पहले हमें यूजर से उसका नाम पूछना है। तो मैं एक नेम नाम का वेरिएबल बना रही हूँ और उसमें इनपुट करा रही हूँ यूजर को बोला जाए एंटर नेम। फिर हमें क्या प्रिंट कराना है, क्या यूजर से गेट करना है उसने कौन सी आइटम ऑर्डर करी है। तो यहाँ पे आइटम नाम का वेरिएबल बना लेती हूँ और इनपुट करा लेते हैं एंटर आइटम नेम। ठीक है जी, ये हो गया। उसके बाद अब उसने कितनी क्वांटिटी में ऑर्डर करी है वो आइटम, क्वांटिटी नाम का वेरिएबल बना लिया। ठीक है जी, वो इनपुट करा लिया। इनपुट करा लेते हैं एंटर द क्वांटिटी
ऑफ ऑर्डर्ड आइटम। ठीक है जी, ये हो गया। अब हमने आइटम का एक फिक्स प्राइस रख रखा है, दैट इज 350। दैट इज वाई मैं उस आइटम का कितना प्राइस कर लेती हूँ, खुद से सेट कर लेती हूँ 350 पर आइटम। अब मुझे प्रिंट क्या कराना है, मुझे प्रिंट कराना है सबसे पहले तो ये लाइन, उसके बाद प्रिंट, इस फॉर्मेट में हमारा नेम आएगा, नेम लिखा हुआ आ रहा है, देन जो यूजर ने यहाँ से नेम को इनपुट करा है वो आ गया। पहले वैल्यूज इनपुट कराई, इनपुट कराने के बाद हमें फाइनल आउटपुट में वो दिखानी है। नेम के बाद दूसरी चीज दिखानी है, जो आइटम ऑर्डर करी गई है वो, तो आइटम ऑर्डर्ड, उसका नाम, उसके बाद क्वांटिटी वो दिखा दी, उसके बाद प्राइस पर आइटम, एंड फाइनली हमें टोटल बिल, टोटल अमाउंट या टोटल बिल अमाउंट जो भी है वो दिखाना है। वो क्या हो जाएगा, क्वांटिटी मल्टीप्लाई आइटम प्राइस। बट ये जो क्वांटिटी है इनपुट कराई गई है, दैट इज वाई वो एक स्ट्रिंग होगी, स्ट्रिंग को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं, दैट इज वाई मैंने उसको यहाँ पे आके क्या कर लिया, इंटीजर में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है जी, एंड फाइनली यहाँ पे आके हमने आइटम प्राइस इनटू क्वांटिटी कर लिया, दैट विल बेसिकली गिव अस टोटल बिल अमाउंट। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने नेम एंटर करा, ठीक है, जो आइटम ऑर्डर करी थी उसका नेम एंटर करा, ठीक है, कितनी क्वांटिटी में करी थी वो, तो ये हमारे पास फाइनल आउटपुट आ गई जो हमें चाहिए थी। ये करने को बोला था। कोई ऐसा स्टूडेंट जिसको ये लग रहा है कि यार ये तो कॉन्सेप्ट ही नहीं समझ आया कि क्या बोल दिया था करने को, है कोई ऐसा, या ये चीज बहुत मुश्किल लग रही हो? क्लियर है जी, इजी था, बस हमने वैल्यूज को इनपुट करा के फाइनली उनको डिस्प्ले करवाया है वेरिएबल्स के अंदर स्टोर करा के। ठीक है, जिन चीजों के ऊपर मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करने की हमें जरूरत थी उनको हमने इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है जी, अगर हमें यहाँ पे क्वांटिटी को किसी के साथ मल्टीप्लाई ना करना होता या कोई भी अरिथमेटिक ऑपरेशन ना परफॉर्म करना होता तो हमें इसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं थी इंटीजर में। क्लियर है जी? कोई क्वेश्चन ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी का कोई चीज ना समझ आई हो? ये जिसने भी अभी लास्ट भेजा है उसने तो क्या कर दिया कि खुद से ही वैल्यूज प्रोवाइड कर दी, जबकि मैंने बोला था कि आपको यूजर से इनपुट करानी है। करुण, आपने खुद से वैल्यूज असाइन कर दी है वेरिएबल्स को। ठीक है जी, क्लियर है? बस आज के लिए इतना ही रहेगा, बाकी हम कल क्लास में करेंगे। ठीक है, और जो भी मैं भेजती हूँ, जो भी क्लास में करवाती हूँ, उसकी थोड़ी बहुत खुद से प्रैक्टिस करनी बहुत जरूरी है। ठीक है, ऐसा ना हो कि मैं 4 दिन बाद आपको ये चीजें पूछ रही हूँ, आपको पता ही ना हो क्या होती है। ठीक है, हमें ये नहीं करना है कि एक क्लास में जो सीखा है उसको घर छोड़ के आएंगे, क्योंकि बिल्कुल हमें दिमाग खाली चाहिए, देन ओनली हम उसके अंदर इंफॉर्मेशन नहीं डालेंगे। नहीं, जो भी आगे हम करने वाले हैं, ऑल ऑफ इट इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट्स दैट हम अब सीख रहे हैं। ठीक है जी, देखो, जिसको लग रहा है ना यार ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, जब आप इस करोगे खुद से जाके एक बार घर पे करोगे फिर कंफ्यूजिंग नहीं लगेगा। ठीक है, मैं भेजती हूँ जो कोड आपको ना फाइल्स, उसमें मैंने बहुत सारी थ्योरी पे लिखी होती है सिंपल लैंग्वेज में आपके समझने के लिए। ठीक है, तो उनको जरूर पढ़ना होता है। अब मैं एक बार अटेंडेंस लगा लूं, देखना तो नहीं है कोड किसी ने?